नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी नवंबर महीने तक बढ़ाने की घोषणा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने अनलॉक 1 के बाद लापरवाही पर चिंता जताते हुए राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और नागरिकों से सतर्कता बरतने की दी सलाह। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की दी अनुमति। सरकार ने टिकटॉक, शेयर इट, वीचैट, MI वीडियो कॉल समेत 59 मोबाइल ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। देश भर में स्वस्थ होने की दर 59% से अधिक हुई। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 125 और 61 व्यक्ति हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी नवंबर महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को नवंबर तक मुफ्त राशन के अंतर्गत 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को नवंबर तक 1 किलो चना भी मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है, जिससे जरूरतें और खर्च बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनलॉक 1 के बाद लापरवाही का बढ़ना चिंता की बात है और इसे देखते हुए अब सरकारों, स्थानीय निकाय की संस्थानों और देश के नागरिकों को फिर से लॉकडाउन की तरह सतर्कता दिखाने की जरूरत है। आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें टोकना, रोकना और समझाना होगा। प्रधानमंत्री ने लापरवाही का जुर्माना का एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक देश के प्रधानमंत्री पर बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर जाने पर 13,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और इसी तरह भारत में भी स्थानीय प्रशासन को चुस्ती से काम करना चाहिए।
सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पहले से जारी घरेलू उड़ानों की संख्या का विस्तार होगा। नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाजत होगी। दुकानें अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से अपने यहां एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं। हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे मेट्रो रेल बंद रहेगी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे नहीं होंगे। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती हैं। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप्स को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल ऐप्स है। सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, MI वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। देश में 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन ऐप्स को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट जैसे ऐप्स हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार उन 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। हाल ही में ये ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है।
देश में अब तक 3,34,822 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 59% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 13,099 रोगी ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18,522 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है। एक दिन में 418 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 16,893 हो गई है। इस समय देश में 2,15,125 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड-19 के 5 नए मामले सामने आए, जिसमें से कोविड केयर सेंटर लेखी के 2 स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 187 हो गई है, जिसमें से 125 सक्रिय मामले हैं और 61 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। कल कोविड जांच के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से 698 सैंपल एकत्र किए गए हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा तैयार कोविड के टीके का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर किया है। लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और यह अगले महीने शुरू होगा। कोवैक्सीन नाम का यह टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड-19 आपदा की वजह से ऊर्जा उद्योग कठिनाई में है। श्री प्रधान ने कहा कि पेट्रोल की मांग अप्रैल और मई के महीने में 70 से 80% कम हो गई थी, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मांग बढ़ने लगी है। श्री प्रधान ने कहा कि तेल की कीमतों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन उनका अनुमान है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें स्थिर होंगी, भारतीय बाजारों में इसकी कीमतों में स्थिरता आ जाएगी। शी योमी जिले में आलो मेचुका रोड पर स्थित सिकम सीबू ब्रिज एक बार फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 जून को भारी बारिश और भूस्खलन से यह महत्वपूर्ण पुल बह गया था, जिससे इस जिले का राज्य के अन्य हिस्सों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि सीमा सड़क संगठन द्वारा कुछ दिनों बाद ही अस्थायी पुल तैयार कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से BRO द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बहुत कम समय में सिकम सीबू नदी पर पुल का निर्माण कर दिया गया। इससे आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के साथ साथ शी योमी जिले से होकर सैन्य आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष PD सोना ने अपने एक ट्वीट संदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा एक निश्चित समय के भीतर इस पुल को बना लेने के लिए उनकी प्रशंसा की है। राजधानी क्षेत्र पुलिस ने लेखी विलेज में SMS स्मेल्टर्स लिमिटेड के मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे डिजिटल मीडिया ग्योलो न्यूज के रिपोर्टर हौफे दादा पर हमला करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कदम उठाया। अरुणाचल प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संघ ने इस घटना की निंदा की है। संगठन ने राजधानी क्षेत्र पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। हाँ, SMS फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ कवर कर रहे थे, कुछ न्यूज़ बनाने के लिए, उसको किसी ने असॉल्ट किया बोल के, तो उस पर हम लोग ने केस रजिस्टर किया है। केस नंबर 25/2020 अंडर सेक्शन 341, 325, 506 IPC। 341 होता है आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड 325 होता है ग्रीवियस इंजुरी एंड 506 होता है थ्रेटनिंग। तो ये केस रजिस्टर हुआ है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन में एक्यूज वाज अननोन, लेकिन मेरा उसी ने 2 दिन का टाइम मांगा, लेकिन अभी विदिन 16 आवर्स में अरेस्ट हो गया है। एक्यूज का नाम है नंगड़म तपो, 34 ईयर्स, वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है, ऐसा सुनने में आया है। निवेदन करता हूँ, ऐसा कोई गलत चल रहा है या पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उनका बिना इजाज़त से चल रहा है, ये तो हम लोग
इंक्वायरी करेंगे और कोई अगर ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है हमें शेयर करे, हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, जो भी उसका दादा हो, जो भी बॉस हो, जो भी मालिक। According to Hofe Dada statement, the perpetrator was taking Tongam Madam's name, that shooting incidents. It implies that Tongam Rina ma'am didn't get justice, and it emboldens those perpetrators who are targeting state media all the time. I, on behalf of the entire state media, would like to appeal the authorities, especially state police, to take stringent action against those who are behind these incidents. इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स और ई लर्निंग तकनीक पर आधारित सेंट क्लैरेट कॉलेज जीरो द्वारा एक वेबिनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुस्तकाल और सूचना विज्ञान एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में देश विदेश के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोविड-19 के इस दौर में शिक्षकों और छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के जरिए पठन पाठन की उपलब्ध सामग्री से परिचित कराना और उसके उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के उपयुक्त इस्तेमाल को और आसान बनाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर एम माल्थेस सहित अन्य विशेषज्ञों ने आवश्यक जानकारियां प्रदान की। वेबिनार को कॉलेज के सहायक प्रोफेसर देवजीत गोगोई ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अपने अभियान को जारी रखते हुए वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग बौद्ध मठ को सैनिटाइज किया गया। इंस्पेक्टर प्रीतम कुमार के नेतृत्व में एनडीआरएफ के जवानों ने पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र को इस बौद्ध मठ को परिसर में वायरस रोधी दवाओं का छिड़काव किया गया। राजधानी क्षेत्र के ईटानगर और होलोंगी के बीच भूस्खलन से राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने मानसून को देखते हुए राजमार्ग से भूस्खलन के मलबे को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाया है। इधर पापुमपारे जिले के यूपिया मार्ग पर हाल ही में बारिश और भूस्खलन से पहाड़ की मिट्टी बड़े पैमाने पर सड़क पर आ जाने से आवागमन प्रभावित है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मलबे को हटाने के लिए जेसीबी लगा दिया गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।